हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। अब लास्ट वीडियो में जो हमने आर्टिकल 10A तक कवर करा था, तो इस वीडियो में हम फर्दर आर्टिकल 11 से कवर करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स जो है वो कवर हो सके और जितने भी लॉ गेट जो अब देने वाले हैं उनको आसानी हो सके कि इन सिंपल वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं वो समझ सकें। ठीक है, तो बिना देर के हम समझना स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल 11 जो है हमारा वो डील करता है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एक्सेट्रास प्रोहिबिटेड के स्लेवरी इज़ नॉन एग्जिस्टेंट एंड प्रोहिबिटेड एंड नो लॉ शैल परमिट और फैसिलिटेट इट्स इंट्रोडक्शन इनटू पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। के जो स्लेवरी है, गुलामी है, ठीक है, गुलाम के तौर पर आप अगर किसी को अपने पास रखते हो, इस नॉन एग्जिस्टेंट, उसका कोई वजूद नहीं है, पाकिस्तान में फॉरबिडन है, उसको मना किया गया है और किसी भी किस्म से आप जो है पाकिस्तान में स्लेवरी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही फैसिलिटेट करोगे इनटू पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर प्रोहिबिटेड। कि किसी भी किस्म का फोर्स्ड लेबर यानी कि ज़बरदस्ती आप अगर किसी को अपने पास रखते हो, उससे काम करवाते हो, वो फोर्स्ड लेबर में फॉल करेगा, उसकी ममानियत है, वो मना किया गया है। और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानी स्मगलिंग जो हो रही होती है, लोगों को बेचने का जो कारोबार हो रहा होता है, उसको भी मना किया गया है कि उसकी भी इजाज़त नहीं है। ठीक है, फोर्स लेबर्स इस तरीके से होता है कि भाई आप जैसे कि अगर कोई ज़्यादातर रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर वो कर्ज़ा नहीं उतार पाते तो वो अपने बच्चों को जो है वो दे देते हैं कि भाई आप इसको जो है अपने पास काम के लिए रख लें, नौकर के तौर पर। ठीक है, तो ये भी एक फोर्स्ड लेबर में फॉल करता है, स्लेवरी में फॉल करता है, तो इसकी इजाज़त नहीं है अंडर आर्टिकल 11। ठीक है, यहीं पे बताया गया है इसके क्लॉज 3 में कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी इंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट। के कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, आप उसको इंगेज नहीं करोगे किसी भी फैक्ट्री में या माइन में, यानी कि उसे यानी कि उसे एज अ वर्कर अपनी फैक्ट्री में या माइन में नहीं रखोगे और उससे किसी भी किस्म की हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट नहीं करवाओगे। ठीक है, जो उसकी जान को नुकसान दे, ठीक है, डेंजरस जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं करवानी है। अब ये बताया गया है कि आर्टिकल जो 11 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, डीम टू अफेक्ट कंपलसरी सर्विसेज, जो भी कंपलसरी सर्विसेज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कंपलसरी सर्विसेज कौन सी हैं? कि बाय एनी पर्सन अंडर गोइंग पनिशमेंट और फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, के अगर किसी पर्सन ने किसी लॉ की वायलेशन करी है, उसने कोई जुर्म करा है, उस जुर्म की वजह से उसको पनिशमेंट के तौर पर वो सज़ा दी गई है, ठीक है, कोई उससे सर्विसेज ली जा रही हैं, ठीक है, काम करवाया जा रहा है, तो कंपलसरी सर्विसेज में फॉल करेगा और वो फोर्स्ड लेबर में या स्लेवरी में फॉल नहीं करेगा। आर्टिकल 11 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि अगर वो 14 ईयर से कम एज का बच्चा है तो उसके ऊपर जो है आर्टिकल 11 नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, यहीं पे बी कह रहा है कि रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पस, या अगर किसी पब्लिक पर्पस के लिए लॉ के मुताबिक ही अगर आप इस काम करवा रहे हो, ठीक है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा है या वुमेन्स हैं, ठीक है, या ओल्ड एज पर्सनस वगैरह हैं, तो ये सारे जो है फोर्स्ड लेबर में या स्लेवरी में फॉल नहीं करेंगे, उनके ऊपर आर्टिकल 11 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहीं पे प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि डेट नो कंपलसरी सर्विसेज, ठीक है, डेट नो कंपलसरी सर्विसेज शैल बी ऑफ अ क्रूअल नेचर और इनकम्पैटिबल विद द ह्यूमन डिग्निटी। कि आप कंपलसरी सर्विसेज के नाम पे आप ये नहीं कि क्रूअल नेचर की उनसे सर्विसेज लो, जालिमाना नेचर की, ठीक है, उनके ऊपर जुल्म करो, पत्थर तुड़वाओ, ठीक है, इस तरीके का कोई काम आपने नहीं करवाना किसी बच्चे से, या फिर ऐसा कोई काम जो कि इंसानी जो इज़्ज़त है, डिग्निटी है, ठीक है, उसके इनकम्पैटिबल हो, ठीक है, उसको जो है अफेक्ट करता हो, वॉयलेट करता हो, तो आपने ऐसा कोई जो है फोर्स्ड लेबर उससे मतलब नहीं करवाना सर्विसेज के नाम के ऊपर। देन उसके बाद आर्टिकल 12 आ जाता है हमारे पास। आर्टिकल 12 डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रिस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि पहले किए गए एक्ट के ऊपर आप पनिशमेंट दो, ठीक है, आज के हिसाब से। ये कहता है कि नो लॉ शैल ऑथोराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन, के कोई भी लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता आपके किसी भी पर्सन को
उसको जो है पनिशमेंट दो, सज़ा दो किसी भी शख्स को फॉर एन एक्ट और ओमिशन डेट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और ओमिशन, कि जिस टाइम पे उसने वो जुर्म करा था उस टाइम पे वो जुर्म था ही नहीं। तो अब आज की तारीख में अगर उसका किया हुआ वो अमल जुर्म कहलाता है तो आज आप उसको सज़ा नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे उसने वो जुर्म करा था तो वो उस टाइम पे जुर्म नहीं था, उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि जैसे पहले चोरी करने की कोई सज़ा नहीं थी लेकिन आज चोरी करने के ऊपर सज़ा रख दी गई है, तो आज आपको पता लगता है कि फ़ला बंदे ने चोरी की है और आप उसको सज़ा नहीं दोगे कि भाई इसने तो चोरी करी थी तो अब ये सज़ा का हकदार है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे उसने वो अमल करा था उस टाइम पे चोरी के ऊपर कोई सज़ा नहीं थी। बी कहता है कि फॉर एन ऑफेंस बाय अ पेनल्टी ग्रेटर देन और ऑफ अ काइंड ऑफ डिफरेंट फॉर्म, क्या अगर उसने कोई ऐसा जुर्म करा है जिसकी पेनल्टी कुछ और है, 10 साल है कैद लेकिन आप उसको उम्र कैद दे दो, या फिर उसकी उम्र कैद सज़ा है और आप उसको दैट पेनल्टी दे दो, ठीक है, सज़ाए मौत सुना दो, तो इस तरीके के आपने ऑफेंसेस की सज़ा नहीं देनी, ठीक है। द पेनल्टी प्रिस्क्राइब बाय लॉ फॉर डेट ऑफेंस एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड। अब आपने जो पेनल्टी उस बंदे को देनी है उस जुर्म की, ठीक है, जो सज़ा आपने देनी है जिस टाइम पे वो जुर्म हुआ है उस टाइम पे जो सज़ा बताई हुई है आपने वही देनी है। आपने ये नहीं करना कि बाद में लॉ चेंज हो गया, ठीक है, पहले कुछ और थी चोरी की सज़ा, अब उसका ट्रायल चलते चलते एक टाइम गुजर गया और जब उसको सज़ा देने की टाइम आई, ठीक है, जजमेंट सुनाने का टाइम आया तो उस टाइम पे सज़ा कुछ और थी, तो अब आप जो उस हिसाब से उसको सज़ा दोगे। रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, ठीक है, नहीं दी जाएगी, ठीक है, यानी कि जो जिस टाइम पे उसने जुर्म करा था उस टाइम पे चोरी की सज़ा अगर कुछ और थी, 3 साल सिर्फ कैद थी, तो आप उसको 3 साल कैद ही दोगे, आज के हिसाब से 10 साल कैद नहीं दोगे, ठीक है। तो ये बताया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यानी कि आपको हिफाजत दी गई है, जिस चीज़ के आप हकदार हो, जितनी सज़ा के आप हकदार हो सिर्फ आपको उतनी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी। अब यहीं पे क्लॉज 2 जो है वो ये कह रहा है कि नथिंग इन क्लॉज 1 और इन आर्टिकल 270 शैल अप्लाई to any law making acts of abrogation or subversion of a constitution in force in Pakistan at any time, ठीक है, since the 23rd day of March 1956 an offense, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो प्ली है ना आर्टिकल 12 की, कि भाई जिस टाइम पे सज़ा मतलब जिस टाइम पे आपने जुर्म करा था उस टाइम पे जो सज़ा थी वही सज़ा दी जाएगी, और अगर कोई सज़ा नहीं थी तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो आर्टिकल 12 है ना ये एप्लीकेबल नहीं होगा उन तमाम एक्ट्स के ऊपर जो कि डील करते हो एब्रोगेशन और सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि कानून को आइन को एब्रोगेट करने, आइन को ख़त्म करने, मनसूख करने, ठीक है, आइन करने वाले ऐसे कोई भी अगर एक्ट कोई करता है, ठीक है, तो उन तमाम एक्ट्स के ऊपर आर्टिकल 12 अप्लाई नहीं होगा। अब आर्ट को मनसूख कराने से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स बनाए गए, जितने भी लॉज बनाए गए, यानी कि अगर किसी पर्सन ने आइन के ऊपर छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, हमारे आइन को ख़त्म करने की कोशिश करी है, उसको चेंज करने की कोशिश करी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी लॉज बनाए गए हैं, पनिशमेंट बताई गई है 1956 से लेके अब तक, ठीक है, 1956 के आइन से लेके 1962 का आइन गुजर गया, आज 1973 का आइन चल रहा है, तो इस दौरान जितने भी लॉज अगर एब्रोगेशन सबवर्जन से रिलेटेड बने हैं तो उन पर रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट होगी, ठीक है। आप उसके ऊपर 12 की प्ली नहीं ले सकते कि भाई जिस टाइम पे मैंने एक्ट कर रहा था उस टाइम पे जो है ये सज़ा थी ही नहीं या फिर इतनी सज़ा नहीं थी, आपके ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट लगेगी, ठीक है, जो उस टाइम पे पनिशमेंट बताई गई होगी वो आपको पनिशमेंट लगेगी या आज के हिसाब से डील किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आर्टिकल 13 आ गया है। आर्टिकल 13 डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप किसी भी पर्सन को एक जुर्म के लिए बार बार सज़ा नहीं दे सकते। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि आप किसी पर्सन को एक जुर्म के लिए बार बार सज़ा नहीं दे सकते। जैसा कि अगर कोई बंदा चोरी करता है 3 घरों में तो अब आप उसको 3 घर के लिए अलग अलग से सज़ा नहीं दोगे कि पहले घर में करी उसके 3 साल, दूसरे घर में करी उसके 3 साल, तीसरे घर में करी उसके 3 साल, नहीं, आपने क्योंकि उसने करी तो सिर्फ एक चोरी है ना, तो आप उसके चोरी की जितनी सज़ा बताई हुई 3 साल, तो ओवरऑल आप 3 साल उसके ऊपर सज़ा लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद आप किसी भी पर्सन को जो कि अगर अक्यूज है किसी ऑफेंस का, कंपेल नहीं कर सकते टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, के अपने खिलाफ वो गवाही दे, यानी कि अगर वो पर्सन कोई अक्यूज है, उसने कोई जुर्म करा था और आज वो खुद किसी और के खिलाफ गवाही देने के लिए अगर आया है, ठीक है,
किसी को कुछ बता रहा है कि भाई हाँ मैंने ये जुर्म होते हुए देखा था, मैंने ये कत्ल होते हुए देखा था, रात के 3 बजे कर रहा था, ठीक है। अब आप उससे पूछो कि रात के 3 बजे तुम वहाँ पे क्या करने गए थे, ठीक है। अब वो गया था चोरी के इरादे से, तो अब आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे, सेल्फ इंक्रिमिनेशन करे, ठीक है, अपने आप को ही मुजरिम साबित करे, ठीक, अपने खिलाफ गवाही देकर। तो आप इस तरह किसी को कंपेल नहीं कर सकते। और हम जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो और इन शॉर्ट टाइम, ठीक है, और आसान लफ्ज़ों के अंदर आप सबको समझ में आ जाए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और अगर आपको स्पीड का मसला है तो आप सेटिंग से जाके जो अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा है तो आप अपने हिसाब से जो है क्या कर सकते हैं, स्पीड मैनेजमेंट कर सकते हैं सेटिंग से। देन हमारे पास आर्टिकल 14 आ जाता है जो कि डील करता है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एक्सेट्रा, यानी कि अगर आप किसी भी इंसान की जो है डिग्निटी को वॉयलेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो इनवायलेबल होगी। द डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल, कि किसी भी इंसान की इज्जत, ठीक है, डिग्निटी कानून के दायरे में रहते हुए, द प्राइवेसी ऑफ अ होम, और उसके एक घरेलू जो प्राइवेसी है, ठीक है, उसको आप अफेक्ट नहीं करोगे, वो इनवॉयलेबल है, ठीक है, उसकी वॉयलेशन नहीं करनी है। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, या आप किसी भी पर्सन को टॉर्चर नहीं कर सकते सिर्फ इस सब्जेक्ट से, इस लिहाज से कि भाई आपने उससे एविडेंस एक्सट्रैक्ट करवाने हैं, यानी कि उससे गवाही वगैरह निकलवानी है, तो इसलिए आप उसको टॉर्चर करो, उसको ब्लैकमेल करो, उसके घर में घुसकर उसको धमकियाँ दो, ठीक है, तो आप उसकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब कर रहे हो, उसकी ज़ाती, उसको मतलब इस तरह आप टॉर्चर कर रहे हो कि उसकी डिग्निटी पे इफेक्ट हो रहा है, इस तरीके की उसको आप सज़ाएँ वगैरह दे रहे हो। तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना। इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और इसको डिटेल में विद केस लॉ मैंने कवर किया हुआ है, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 15 जो कि डील करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि हर एक शहरी को राइट है कि वो जहाँ चाहे रह सके, जहाँ पर वो मौजूद है, एंड सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द पब्लिक, और कुछ कानून के मुताबिक अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, इंटरेस्ट इंटर एंड मूव फ्रीली थ्रू आउट पाकिस्तान, के वो जहाँ चाहे पाकिस्तान में मूव कर सकता है, ठीक है, रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट देयर ऑफ, और जहाँ चाहे पाकिस्तान में रह सकता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, के हर एक शहरी का ये हक है कि वो जमा हो सकें, इकट्ठे हो सकें, ठीक है, पीसफुली, पुरअमन, ठीक है, और विदाउट आर्म्स, यानी कि आपने कोई असलाह वगैरह लेकर असेंबली नहीं बनानी है, अमन आप असेंबली बना सकते हो, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, कुछ कानून ने अगर रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ वगैरह लगाई हुई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट को देखते हुए आपके पास ये इजाज़त है कि आप आसानी से फ्रीली जो है असेंबली बना सकते हो, असेंबल हो सकते हो, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से आप एहतजाज वगैरह कर रहे हो, अगर आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हो तो आपको उसकी इजाज़त है, लेकिन अगर आप तोड़ फोड़ करते हो, असला वगैरह लेकर आ जाते हो तो इसकी इजाज़त नहीं है। देन इसके अब हमारे पास है आर्टिकल 17 जो कि डील करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से, कि आपको आज़ादी है कि आप अपने ग्रुप्स, एसोसिएशंस, यूनियंस बना सको, ठीक है। अब आर्टिकल 17 कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, कि हर एक शहरी का ये हक है कि वो एसोसिएशंस बना सके, ग्रुप्स बना सके, यूनियन बना सके, लेकिन कानून की तरफ से लगाई हुई पाबंदियों को मद्देनज़र रखते हुए, इंटरेस्ट देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, मोरालिटी देखते हुए कि कोई इखलाकियात से बाहर आपने जो इस तरीके की असेंबली नहीं बनानी है, या ऐसी कोई असेंबली वगैरह नहीं बनानी है, ऐसी कोई एसोसिएशंस नहीं बनानी है जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अफेक्ट करे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे, उसकी इंटेग्रिटी पे अफेक्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लॉज 2 कहता है कि एवरी सिटीज़न, हर एक शहरी, नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सर्विस में ना हो, तो सर्व नहीं कर रहा, शैल हैव द राइट टू फॉर्म और बी अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, उसका यह हक है कि वो
उसका यह हक है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना सके या फिर किसी मौजूदा सियासी जमात का हिस्सा बन जाए, ठीक है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, कानून की तरफ से लगाई हुई पाबंदियों को मद्देनज़र रखते हुए या इंटरेस्ट देखते हुए पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का कहा गया है कि यहीं पे कहा गया है कि एंड सच लॉ शैल प्रोवाइडेड वेयर द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बीन फॉर्म्ड और इज़ ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, कि अगर फेडरल गवर्नमेंट हमारी, ठीक है, ये डिक्लेयर करती है कि फ़ला फ़ला सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी से प्रीजुडिशियल एक्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि उसको अफेक्ट कर रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम कर रही है, ठीक है, द फेडरल गवर्नमेंट शेल विद इन 15 डेज़ ऑफ सच डिक्लेरेशन। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है हमारी वो क्या कर सकती है, 15 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन देगी कि भाई फ़ला फ़ला जो पार्टी है पाकिस्तान की साख्त को नुकसान पहुंचा रही है, और वो रेफ़र करेगी उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को, हुज डिसीजन ऑन सच रेफरेंस शैल बी फाइनल, और उस रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना फैसला देती है वो फाइनल होगा, ठीक है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स एंड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अब हर सियासी जमात जो है वो अपने सोर्सेज ऑफ इट्स फंड्स, ठीक है, वो अपने फंड्स जो भी है, जो भी उसके पास पैसे आ रहे हैं उस पार्टी को चलाने के, ठीक है, उसको मैनेज करने के, वो कहाँ से आ रहे हैं, उन ज़राए के बारे में, उन फंड्स के बारे में अकाउंट्स देगी, यानी कि पूरी तफसील बताएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। देन इसके बाद हमारा आर्टिकल 18 आ जाता है जो कि डील करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस नी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ में जो भी दी गई हैं, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू इंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन और टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस। हर एक शहरी का यह हक है कि वो जिस भी प्रोफेशन में चाहे उसमें जा सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, जैसा भी बिज़नेस वो कंडक्ट करना चाहता है, जैसी भी तिजारत वो करना चाहता है, वो काम वो कर सकता है, ठीक। भी कहा गया है कि जो आर्टिकल 18 है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये प्रिवेंट नहीं करेगा रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाय लाइसेंसिंग सिस्टम, ठीक है। अगर कोई भी ट्रेड है, ऐसा कोई भी तिजारती काम है या कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत है, तो आपने वो लाइसेंस लेना लाजमी है, ठीक है। उस पर आप आर्टिकल 18 नहीं लेकर आ सकते कि भाई आर्टिकल 18 ने तो इजाज़त दी हुई है कि हर कोई ये काम कर सकता है, तो हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा। नहीं, अगर वहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत है तो आपको पहले लाइसेंस लेना होगा, जैसे कि अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में जाते हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो आपके पास लाइसेंस होना है। अगर आप एडवोकेसी करना चाह रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप कोई कंपनी खोलना चाह रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद बताया गया कि रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन देयरिन, के हर एक को इजाज़त है कि वो ट्रेड कर सके, कॉमर्स कर सके, इंडस्ट्रीज़ बना सके, ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन, ताकि मार्केट के अंदर एक फ्री कंपटीशन चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी मार्केट डेवलप हो सके, तो इसकी भी इजाज़त है, ठीक है। उसके ऊपर आप जो है आर्टिकल 18 अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। और उसके बाद बताया गया है कि द कैरिंग ऑन बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ कॉरपोरेशन कंट्रोल्ड बाय एनी सच गवर्नमेंट, के अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन जिसको इन दोनों गवर्नमेंट्स को कंट्रोल किया हुआ हो, ठीक है, जिसको इन दोनों गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ हो, ऑफ एनी ट्रेड बिजनेस, एक सेकेंड, ऑफ एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ अदर पर्सन, के अब कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसा ट्रेड है, बिजनेस है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है या कोई भी ऐसी सर्विसेज है जिसको कोई फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई एक कॉरपोरेशन क्या करती है, सिर्फ अपने जो है अपना हक उसके ऊपर रखती है, तमाम जितने भी अदर पर्सनस हैं, प्राइवेट पर्सनस हैं, प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह हैं, उनको एक्सक्लूड कर देती है, ठीक है, कम्प्लीटली या पार्शली, ठीक है, एक्सक्लूड कर देती है कि भाई ये काम तो सिर्फ गवर्नमेंट का है, ये इदारा गवर्नमेंट का, ये फला फला ट्रेड, फला सर्विसेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही होंगी, तो उनके ऊपर आप आर्टिकल 18 नहीं लगा सकते कि हर किसी को हक है ये काम करने का, तो सिर्फ जो गवर्नमेंट के दायरे हैं उनको ही क्यों ये इजाज़त दी जा रही है, ठीक है। तो ऐसा आप उसके ऊपर आर्टिकल 18 एप्लीकेबल नहीं कर सकते, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। और
सिर्फ गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी इंडस्ट्री, सर्विसेज या ट्रेड और बिजनेस पे अपना हक जमा सकती है और कम्प्लीटली या पार्शली अदर पर्सन को एक्सक्लूड कर सकती है। इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच से, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पाकिस्तान के अंदर। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, के हर एक शहरी को हक है कि वो जो चाहे कह सके, बोल सके, इजहार कर सके। एंड देयर शैल बी अ फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, और अपनी इजहार जो है, जो नज़रियात हैं उनको प्रेस कर सके, ठीक है, subject to any reasonable restrictions imposed by Allah in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, ठीक है। अब आपको इजाज़त तो है बोलने की, लेकिन आपने देखना है कि आप पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी या डिफेंस के ख़िलाफ़ कोई बात ना करो, इस्लाम की ग्लोरी, ठीक है, उसकी ताज़ीम के ऊपर कोई बात ना करो, और फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट से, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं करनी है जिससे फ्रेंडली रिलेशन अफेक्ट हो। पब्लिक ऑर्डर के ख़िलाफ़ आपने बात नहीं करनी। डिसेंसी और मोरालिटी, ठीक है, अखलाकियात से हट कर आपने कोई बात नहीं करनी। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या ऐसी कोई बात जो तौहीन अदालत करती हो, ऐसी कोई बात नहीं करनी, या कमीशंस वगैरह की। और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, या कोई ऐसी बात जो आप किसी को जुर्म करने पे उकसाओ। तो इन तमाम सारी चीज़ों को साइड में रख कर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देख कर इसके बाद आपको इजाज़त है कि आप जो चाहे बोल सको, लेकिन इन सब के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फॉरेन स्टेट से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर, अखलाकियात से, और तौहीन ना करो आप किसी भी अदालत की, या फिर ऐसी कोई बात जो आप किसी को जुर्म करने पे उकसाओ। तो इन चीज़ों की आपको इजाज़त नहीं है। इन सारी चीज़ों को छोड़कर आप जो चाहे बोल सकते हो, ठीक है। 19A जो कि डील करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन से, यानी कि एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, के हर एक शहरी का हक है कि उसको एक्सेस हो, यानी कि वो ईज़िली इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके उन तमाम मैटर्स की जो पब्लिक इंपॉर्टेंस रखते हों, ठीक है, पब्लिकली अहमियत रखते हों, और सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। लेकिन कानून ने अगर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, कुछ पाबंदियां लगाई हैं कि भाई फ़ला इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक नहीं होनी चाहिए, भले ही वो पब्लिक मैटर क्यों ना हो, तो उन पे आपको एक्सेस नहीं होगी। अदरवाइज़ आपको कानून ने इजाज़त दी हुई है, कानून की तरफ से ये राइट हासिल है कि कोई भी ऐसा मैटर जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस रखता हो, उस पे हर एक शहरी को इन्फॉर्मेशन मिलना उसका हक है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 20 पे हम ख़त्म करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। अब ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, के सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, कानून को, पब्लिक ऑर्डर को और इखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन, हर एक शहरी का हक है कि वो अपना जो भी उसका दीन है उसके हिसाब से उस दीन की प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट हैव द राइट टू इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हर एक फ़िरके को, यानी कि जैसे हम मुसलमानों में फ़िरके बने हुए हैं, शिया, सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस वगैरह, और अगर क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, तो इनमें ज्यूइश है, क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, और मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स हिंदू वगैरह हैं। तो हर एक को राइट है कि वो अपने दीन के मुताबिक अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकें, अपने मदारिस बना सकते हैं, यानी कि हिंदू अपने मंदिर बना सकते हैं और हम मुसलमान अपनी अपनी अलग मस्जिदें बना सकते हैं, ठीक है। और हर फ़िरके के हिसाब से अपने अपने मदारिस अलग बना सकते हैं, शिया सुन्नी का अलग इस तरह, और जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी चर्चेज़ वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इजाज़त दी हुई है आर्टिकल 20 में कि हर एक शहरी जो पाकिस्तान का सिटीज़न है उसको इजाज़त है कि वो अपने दीन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है ईज़िली। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये सारे राइट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि फ़र्दर जितने भी इसके रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं जो कि डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स से, उनको कवर कर सकें और आने वाले लागेट में आपको आसानी हो सके कि आप इन सिंपल वर्ड्स जो है समझ सको कि फ़ंडामेंटल राइट्स क्या दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।